गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया, सब बढ़िया भाई साहब। कैसी चल रही है गाइज? सब बढ़िया। यस यस यस। और यकीन 2.0, यकीन 2.0, यकीन 3.0 सब मिक्स हो रखे हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं को जा रहा है। लेकिन भैया एक चीज कांस्टेंट है, वो है अगले साल सिलेक्शन लेना। और सब लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हो, चाहे इधर से उधर गए हो, चाहे उधर से इधर आए हो, जो भी कर रहे हो, बेटा सच बता रहा हूं, ये सबका एक ही रिजल्ट होना है, वो अपना फाइनल रिजल्ट अगले साल नीट 2027। चाहे एक बार में हो, चाहे 2 बार में हो, चाहे 3 बार में हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मेहनत करते रहिएगा। आजकल मैंने भी ट्राई किया है कि आपको मतलब अपने व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट करके रखूं, थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखा जाए। हर शाम को मैं एक बार पूछ लेता हूं क्या हालत है, और मुझे बहुत खुशी है कि मतलब ज्यादा नहीं, 12-15 हजार लोग तो कर ही रहे पार्टिसिपेट। आई थिंक 12-13-14 थाउजेंड बच्चे। तो बेटा आप लोग भी ट्राई करो, मतलब एक, अब देखो जितना कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा होता है, तो जितना हम कनेक्ट हो सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। बट हाँ, कुछ चीजें रह जाती हैं तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक अपने आप के अंदर, ऑनलाइन के अंदर भी ना, अपने आप को एक बना के रखो कि कोई ना कोई तो है तुम्हें जो पूछ रहा है और तुमसे क्वेश्चंस करने को तैयार है। जब तक आप नहीं करोगे, मुश्किल है भाई। छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतें रखनी है, और क्या। एकदम मेरी दुआओं में हो तुम लोग यार, और क्या। मैं तो दुआओं में क्या, तुम तो यार हमेशा हो, रिजल्ट हो। अगले साल सेलिब्रेट तो करना ही करना है ना जी। ठीक है। यस यस यस। फील वाले मास्टर एकदम गजब। चलिए, तो क्यूआर कोड यार खोज लेना यार, इतने सारे बच्चे आ गए, उसमें बहुत सारे कनेक्टेड है, तुम आ सकते हो कहीं भी। अबे यार एक दूसरे की हेल्प कर दो। मेरा डाइट डाइट प्लान क्या है मेरा? एकदम भैया, बस ठूस के खाते हैं, और क्या। तुम्हारा पता नहीं, हमारी तो भैया क्लास होती है तो ठूस के खाना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। थर्मोडायनेमिक्स से भैया शुरुआत हुई है, बहुत शानदार शुरुआत हुई है इस वीक, इस हफ्ते का टारगेट यही है कि मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन और रेडॉक्स जो पीछे वाले हैं वो सारे के सारे रिवाइज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई बैकलॉग नहीं करेंगे। और अच्छी बात क्या है कि सैटरडे छुट्टी भी है, शायद ना 15 अगस्त की छुट्टी भी है। तो भैया बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं आपके साथ। मोटी किताब सीरीज बेटा आ जाएगा यार, सॉरी थोड़ा सा ना क्लास के चक्कर में छूट रहा है, बट मैं जल्दी कर दूंगा। डोंट वरी उसके लिए। हाँ, आज आपका थर्मोडायनेमिक्स का डीपी का 1 आ जाएगा। डीपी 1 तो आसान होता है, बट कोई नहीं, करा दूंगा। केबीडी करा दो, बहुत उतावले हो रखे हो एकदम, मतलब नहीं। हमको हमारा फीडबैक बनाना, हम नहीं कराएंगे। हमको क्वेश्चन नहीं करा, हम थ्योरी पढ़ाएंगे। हमको अच्छे से थ्योरी पढ़ाना है, तभी तो हमको कम्युनिटी बोलेगा भी चीज बेस्ट, तो उसमें मेरा नाम आएगा, और क्या। हाँ, तुम लोग कम्युनिटी देखते भी नहीं हो। हमारे पास कुछ है, मेरे खुफिया एजेंट भेज देते, सर देखिए ना ये सब बकैती चल रही है। और मैं सुनता हूँ, हाँ भाई। मैंने कहा अच्छा भाई, चलो कोई नहीं, और क्या। नहीं जी, खाली फालतू क्वेश्चन करवाने के चक्कर में हमको भैया खुश करने दो यार। और बताओ कैसी चल रही है? हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बढ़िया? हाँ यार, आज मैं सुबह उठा हूँ, मेरा भी सही चल रहा है। 2-2 क्लास लगी है, तुम्हारी 3 क्लास होती है, मेरी 2 क्लास होती है। और सब बताओ कैसा मौसम है तुम्हारे यहाँ? क्या क्वेश्चन करोगे भाई? फालतू का यार, खाली तुम लोग ये सब बातें करो, मजा आता है यार। हाँ, तुम्हारे यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा सुहाना मौसम है। चलो चलो, तो भैया स्टार्ट करते हैं कहानी को। स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, बहुत बढ़िया। हाँ, चाय चाय पी लेते हैं, तुम भी चाय ले लो, हम भी चाय ले लेते हैं, और क्या। खाना पीना खाया जाए। कुछ लोग तो ऑनलाइन ही क्लास में खाना वाना भी खाते रहते हैं ना, मैं देखता हूँ भाई। मैंने कहा यार कितनी एक्टिंग चल रही है। चलो, कोई नहीं। चलो आ जाओ भाई। अबे इतनी बकवास हो नहीं पाएगी, चल अपना काम करते हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेटा कहां पर आ गए थे? थर्मोडायनेमिक्स में देख लो भाई, कहां पर आ गए थे। कहानी को देखो भैया, हमारा थर्मोडायनेमिक्स भैया स्टार्ट हुआ था। और थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे गाइस, तो ये देखना अपने पास, थर्मोडायनेमिक्स में जानता है सर। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बेसिक टर्म किए थे,
मैं जानता हूं एक एक बेसिक टर्म में अभी पूछ दूं अभी कभी आंसर दे देगा। जैसे मैं तुमको पूछ दूं कि मुझे बता दो वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बता, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? सर वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? जहां तक हमको अंदर से क्या आवाज आ रही है बेटा, वॉल्यूम में आप रास्ता नहीं देखते, आप ये देखते हो कैसे भैया शुरुआत में कितना है बाद में कितना है। और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? सर वॉल्यूम एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? वॉल्यूम भैया मास पे डिपेंड करता है, तो ये क्या है, एक्सटेंसिव है। तो देख लेना बेटा, सर वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करता है। सर ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। तो ये छोटी छोटी बातें हुई थी। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक टर्म में करते करते स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, सिस्टम जाने सराउंडिंग जाने, सर सिस्टम जाने सराउंडिंग जाने, अरे नोट्स पलटता चल, सिस्टम सराउंडिंग को मिला दो तो दुनिया बन जाती है हमारी। सर ये देख रहे हैं, हाँ सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दो तो पूरी दुनिया बन जाती है, यूनिवर्स बन जाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाने के बाद सिस्टम के अलग अलग टाइप, सर एक होमो और हेट्रो पढ़ा था, एक होमो और हेट्रो पढ़ा था, एक भैया ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड पढ़ा था, एक ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड पढ़ा था, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड टाइप का सिस्टम पढ़ा था। सर दीवालें पढ़ी थी कि कितने टाइप की दीवाल होती है। सर दीवाल कितने टाइप की होती है? सर एक रियल और वर्चुअल होती है। सर रियल और वर्चुअल हो जाती है, एक तो सच में होता है, एक इमेजिनरी होता है। सर एक क्या होता है, सर फिक्स्ड होता है, एक क्या होता है, सर मूवेबल होता है। एक भैया क्या होगा, सर एक होता है डायाथर्मिक और एक होता है सर डायाथर्मिक और एक होता है एडियाबेटिक। बाबू याद आ रहा है? ओ कुछ कहानियां याद आ रही हैं। फिर हमने क्या करा था, सर वर्क डन पढ़ना चालू किया। वर्क का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी रख दिया, माइनस पी डेल्टा वी। जनरली आप देखोगे तो यहां एक्सटर्नल लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि आप वर्क डन कर रहे हो। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? सर वर्क डन बाय द सिस्टम किसको बोलते हैं? एक्सपेंशन को बोलते हैं। और इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है बेटा? एकदम भैया इसी तरह रिवीजन करना है। सर कोई बोले पॉजिटिव, बेटा कोशिश करना, मैं बार बार बोलता हूं, चैप्टर आगे चला जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता, प्रैक्टिस नहीं हो पाती। जो जो अच्छे क्वेश्चन डीपीपी में मिले, क्लास के अंदर मिले, मोटी किताब में मिले, जहां मिले एकदम भैया उसका स्क्रीनशॉट ले लो या उसका नंबर लिख के रख लो, ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है, दोबारा करना है, तिबारा करना है। कोशिश करिए। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सर ये बताओ एक्सटर्नल, ये सब चीजें याद है, कंप्रेशन एक्सपेंशन याद है, कल की कहानी याद है बाबू, ऐसा ऐसा कहानी था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, बस मुझे इतना बता दे कि सर इसका वर्क डन क्या होगा, इसका वर्क डन साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बस इतना बता दे। इसका वर्क डन का साइन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व हो जाता है। सर इसका साइन क्या होगा, एरो इधर से इधर जा रहा है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। एकदम भैया धड़ल्ले से आंसर बताओ, फास्ट नहीं। ओह माय गॉड, बोला इतना फास्ट नहीं बेटा, तो क्या आराम आराम से नहीं चलना है, रिवीजन कर रहे बेटा, ये मैं करवा रहा हूं, ये 2 रुपये का रिवीजन चल रहा है फ्री में, समझा? हाँ सर फास्ट, इसको भी समझा समझा के कराइए। अच्छा भाई ठीक है, ये देख अपने पास, सर यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर भैया तुमको ऐसा सर्कुलर दे दे, ऐसा दे दे, सर देखिएगा इसका वर्क डन, सर मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे निकाल लेंगे, वर्क डन में मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन गाइस इसका बस साइन बताइएगा। अगर मैं ऐसा दे दूं, अगर मैं इसको बोल दूं क्लॉकवाइज है, तो मुझे बस इतना बता दो इसका वर्क डन का साइन कितना होगा, वर्क डन का साइन कितना होगा, पता चल रहा है। फिर क्लोज्ड है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा भैया आपका, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ दिस क्लोज ग्राफ क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। और भैया ये साइन देख लो, सर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। गजबे पता चल रहा है, हाँ पता चल रहा है, ये सब पता चल रहा है। सर वर्क डन जो होता है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो एकदम बेहोशी आ सकती है क्या कि सर ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन आता है ना बाबू, सर सब आता है सर, लेकिन बस पूछिएगा मत, ऐसे मत पूछ दीजिएगा। ऐसे मैथ का क्वेश्चन पूछ दूं, इंटीग्रेशन पूछ दूं, पक्का कर लेगा? इंटीग्रेशन आता है? मैं हाई फाई क्वेश्चन पूछ दूंगा, एकदम बेहोशी आ सकती है। हाँ इंटीग्रेशन आता है ना?
हाँ, मैं तुम पे भरोसा कर लेता, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं। चल एक क्वेश्चन देता, मतलब हाँ, मेरे भी कर्म सही नहीं है, तुम लोग चक्कर में बदनाम हो रहे। अब बताओ, क्वेश्चन पूछ लो कर रहा है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया कि सर पी एक्सटर्नल ऐसे दिया हुआ है, सर 3v+2 ये दिया हुआ है, एंड इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 लीटर टू 4 लीटर, कैलकुलेट वर्क डन। ओ माय गॉड, कैसे करेगा जी इसका क्वेश्चन, वह कैसे करेगा, ये सब बेकार बच्चा सब। मेरा कुछ कुछ किधर है फीडबैक, तो हाँ हमको जबरदस्ती करवाया गया है, क्वेश्चन नहीं, ये सब हाई फाई क्वेश्चन है ये सब। हाँ, ये सब फिजिक्स वाला क्वेश्चन सब पूछ दिए सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। पी एक्सटर्नल बेटा ऐसे दिया है, पी एक्सटर्नल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया है, वर्क डन निकालना है। सर बोलिए तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा? नहीं ना आएगा जी, फालतू का ही सब क्वेश्चन करा रहे हैं सैडिस्टिक लोग। इसीलिए हमारे बेस्ट टीचर कोई और है, हम तो बस इसलिए आते हैं, हमको मजा आता है। वर्क डन भैया देख लोगे तो भैया ये होगा 3v+2 इंटू डीवी होगा। इंटीग्रेशन भैया कहां से कहां? सर 2 से लेकर 4। सर ये हो गया वर्क डन, और ये हो गया भैया मतलब ऐसे तो पता होना चाहिए कितना होगा जी, -3v² लिख सकते हैं, और यहां पर देखेंगे तो -2v लिख सकते हैं। क्या ऐसे ही चलेगा ना जी? ऐसे ही चलेगा ना बाबू? ये देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन 3v² लिख सकते हैं। तो भैया एक बार क्या करेंगे सर, 4 का स्क्वायर 16/2 कर दीजिए, 8 24, और यहां पर -8, 24 -8 हो गया। सर एक बार क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिएगा सर, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 6 -6 और -4, सर ये कितना हो गया, -32 और +10, सर -22 आ रहा है। अगर लीटर एटीएम में ऐसे, एटीएम सारी लिखना भूल गया, सारी लीटर एटीएम, -22 आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन से मेरा कोई लेना देना नहीं भाई, समझा? ये सब जबरदस्ती 2 रुपए स्कैन करके भेजा था ना, पैसा भेजा था इसलिए करा दिए। -22 आ गया, इतना हाई फाई क्वेश्चन, बताओ तो। ये सब क्वेश्चन कोई करने का क्वेश्चन है? ये सब कभी आएगा ये सब? हाँ, और क्या, ये सब नहीं आता है बाबू। अगर क्वेश्चन दे दिया तो बेटा वर्क डन, हाँ बोलेगा सर आप तो एक ही फॉर्मूला पढ़ाए थे, हाँ ये फॉर्मूला पढ़ाए थे। बेटा ये फॉर्मूला तब है जब आपका प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है। अगर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। -22 लीटर एटीएम, पता चल रहा है? श्योर है ना? मजा आया? हाँ, आई पढ़ने वाला 2 रुपया भेजा है, सब पता चल रहा है, डरना नहीं, अरे बेसिक मैथ है सब। हाँ, ऐसा नहीं कि घबरा गए कि सर ऐसे कैसे। एक बात बताओ, कल मैं तुमको, यार ये सब यकीन 2 पॉइंट वाला सब ना खाली अलग अलग कांड करवाता है मेरे से। ये बताओ, अगर वॉल्यूम और ये प्रेशर दे दिया और ग्राफ ऐसे दे दिया, बताओ तो जी, ए से बी का वर्क डन निकाल लेगा जी, ए से बी का वर्क डन निकाल लेगा जी। बहुत ना खराब मास्टर ही, बताओ। इसीलिए नहीं निकाल, आज तक पता ही नहीं चल रहा, जिंदगी सेटल ही नहीं हो पाई मास्टर की। बताओ, ये देख लो 2 लीटर, यहाँ 5 लीटर, यहाँ प्रेशर देखेगा तो 5 ATM, क्या आएगा जी? इसका वर्क डन निकालेगा, इसका वर्क डन ए से बी का निकाल देगा भाई साहब। वर्क डन ए से बी 0 आएगा कि नहीं? जिसका देख लो भाई साहब, वर्क डन ए से बी 0 आएगा एकदम। बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, ये 2 रुपया तुम रिटर्न रख लो। वर्क डन ए से बी 0 आ गया गाइज, वाह वाह वाह। रे बुड़बक, रे थोड़ा ध्यान से देख, एक्सिस बदल दिया है, माय गॉड 0 आ रहा है तुम्हारे लिए। तो बेटा ये तुम क्वेश्चन लिख लेना, तुम एक काम करो नोटबुक में लिख लो। भाई बोल रहा है कि सर 0 वर्क डन। अरे प्रेशर कांस्टेंट है, एरिया अंडर द कर्व, पीवी कर्व ये ले लेंगे। हे भगवान, सर वर्क डन ए से बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एरिया अंडर ए बी आएगा। सर एरिया अंडर ए बी आएगा, सर एरिया अंडर ए बी क्या होगा? लेंथ कितना है? 3 लीटर का। सर डायमेंशन अपने पास, प्रेशर 5 ATM का, 15 लीटर ATM हो गया। अगर कोई पूछ देगा वर्क डन ए से बी
तो सर माइनस ले रहे हैं। अब ये माइनस कैसे आया, ये राज बेटा कल की क्लास के साथ ही चला गया। जितने लोगों का जीरो आ रहा है एकदम जोर से मार मोटी किताब को, भाई साहब गजबे न बेइज्जती करा रहा है सभी सब। हाँ चिंटू चल देगा अब बेटा, हम चले जा, 2-2 रुपया पकड़ो तो तुम, जीरो आंसर आ रहा है। सर बेसिक मैथ तो हमारा इतना, इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा था, मैं तुमसे पहले बोला था कि बेसिक मैथ मैं जानता हूं बहुत स्ट्रांग है बेटा, लेकिन जानते हैं सर पूछना का नहीं। ये क्वेश्चन भी भैया -22 लीटर एटीएम आ गया, 15 लीटर एटीएम आ गया, इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमको अलग से पैसा मिला था, हमने करा दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम भैया नहीं जानते इन लोगों को, कौन से लोग हैं ये लोग। हाँ चलो हम अपना इजी क्वेश्चन करेंगे और क्या, ये सब हाँ ये सब बेसिक मैथ का क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। ये देख, ये क्वेश्चन बता। सर जल्दी, अरे तो देखो यही तो तुम्हारे साथ, मैं तुमको क्या बोलता हूं, हंसी मजाक में ही तुमको यही तो सिखा रहा हूं कि बेटा आप अनएक्सपेक्टेड के लिए, जैसे 2025 में हुआ आपके साथ, 2026 में हुआ, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तुम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ पढ़ के जा रहे हो, और प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर तुम इंटरचेंज कर दे रहे हो और तुम्हारा आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप भैया कॉन्सेप्ट्स को सही से अप्लाई नहीं कर रहे। जो लोग भी ऐसे हैं कोशिश करिएगा भाई, अगर आप इस तरह क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं तो ठीक है, हंसी मजाक ठीक है, लेकिन बेटा रियलिटी यही है कि क्वेश्चन इसी टाइप का होता है ना, आपसे पूछने थोड़ी ना आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हर कोई कर लेगा भाई, इसमें क्या है सर, इसमें ऐसे अब ये देख लो, इसमें थोड़ी ना रैंक और ये सिलेक्शन आगे पीछे डिसाइड होगा, ये भैया एनसीईआरटी पढ़ के आएगा वो भी कर लेगा। एटीएम लीटर ले लो, डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है, -6 लीटर एटीएम हो गया। एक्सपेंशन हो रहा है तो निगेटिव ही होगा सर, निगेटिव में एक ही ऑप्शन है, मैं कैलकुलेट भी क्यों किया इतना सर, एक ही ऑप्शन है बी आंसर। आप जो अरे भाई भाई जूल में है जी, अरे तू निकाल, तू एक काम कर, हाँ जो -6 वाला है जल्दी से जल्दी, -6 जूल वाला भाई, तो यूनिट डायमेंशन का मतलब फिजिक्स का ही मजाक उड़ा दिया है तुम लोग, फिजिक्स का ही मजाक उड़ा दिया है, -6 जूल आया है। एटीएम को भैया डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ऐसा यूनिट में आ गया। तुम्हारे लिए ही आजकल एक वर्ड बना है ना ऐसे बड़ा लंबा, उसको कुछ भी लिख सकते, कुछ आजकल कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, उनका अच्छी बात है, उनको कुछ भी लिख सकते हो। जैसे होता है ना, जैसे कूल होता है, एक होता है नहीं, आजकल तुम लोग जेनजी हो ना, तो मैं तुम लोग को बोलता हूँ ये कूल है, कुछ और बच्चे होते और कूल होते हैं, ठीक है, कूल होते हैं। देख रहा है कितने कूल बच्चे हैं, 6 जूल टिक मार दे रहे हैं। बोले सर क्या जा रहा है बेटा, बहुत कुछ जा रहा है, लीटर एटीएम और इसमें बहुत फर्क होता है, ये ग्राफ अपना देख लेना कैसे फर्क होता है सर, फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है सर, देख रहा है क्या होगा, क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, सर कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है इनमें से भैया सर, सीधा सीधा एक हीट और वर्क ही तो है जो पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क ही तो है जो पाथ फंक्शन है। सर ये कैसा इंग्लिश का क्वेश्चन है बताएंगे, एक्स और वाई अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एक्स किसको करेंगे तो इंटेंसिव आएगा। हंसाना नहीं है जी, यार नहीं हंसाना है जी, तो सीरियस हो गए गाइस, बी सीरियस यार, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ठीक है। और क्या, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हंस रहे हैं, बताइए शर्म नाम की चीज नहीं आ रही है। ये वही लोग हैं, पेशेंट को गलत इंजेक्शन दे देंगे, जैसे ही कुछ बोलेगा बोलेगा ए जस्ट चिल ब्रो, ठीक है, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, इंजेक्शन ही तो लगाया है तुझे। एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा, एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। सर एक्स बाई वाई क्या हो जाएगी, इंटेंसिव आ जाएगी, एक्स बाई वाई इंटेंसिव। कौन सा रिगार्डिंग हीट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट करेक्ट स्टेटमेंट है, हीट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जल्दी
क्या होगा? ये सब क्वेश्चन तो बेटा देखते ही कर डालो। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट इज करेक्ट? पहले दो क्वेश्चन बेटा घर पे दोबारा और उसको अच्छे से नोट कर लेना। जो पहले दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जिन लोगों ने नहीं लिखा कोई बात नहीं, घर पे जरूर लिख लीजिएगा। अगर प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया तो बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन मैं जानता हूं आपका बहुत स्ट्रांग है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है गाइज। क्या होगा? स्टेटमेंट करेक्ट तो सर पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बाकी सारा कुछ गलत दिया हुआ है। अगर देखेंगे ध्यान से तो लगातार हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। इससे पहले वाला भी बी आया था, इससे पहले वे लगातार, मतलब कुछ लोगों के मन के अरमान जो है, देखिएगा सर ये क्वेश्चन देखिएगा, वर्क डन व्हेन 2 मोल्स ऑफ, इंग्लिश में बहुत खतरनाक लिखता है सर जी। यहां किलो पास्कल है, यहां मीटर क्यूब है, यहां डेसीमीटर क्यूब है। देख लेना कैसे होगा जल्दी पढ़ लो बेटा, नहीं तो अरमान अरमान ही रह जाएंगे। ठीक है, हाँ आंसर बी का जो अरमान है अरमान ही रह जाएंगे। दोनों के लिए बोल रहा हूं, किसी को मिलेगा नहीं और कोई बन नहीं पाएगी मतलब। ठीक है, हाँ पढ़ लो। आजकल सब लोग भाई साहब सबका स्टैंडर्ड है, कोई भी हाँ ऐसे नहीं कि राह चलते बोल दे। सर यहां पर बी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन भैया निगेटिव तो नहीं आएगा, वर्क डन निगेटिव नहीं आएगा भैया। प्रेशर दिया हुआ है, अब देखिएगा सर 100 किलो पास्कल, तो किलो को सर यहां पर देखेंगे, यहां पर वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है बेटा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। सर यही लिखेंगे तो यहां 10 की पावर -3 मीटर क्यूब माइनस क्या हो गया 5। सर ये देख लीजिएगा, ये 100 इंटू 1000 इंटू सर ये कितना हो गया -4.999। सर ये आ गया जूल्स में, हमको आंसर किलो जूल्स में देना है। कैसे पता चला? सर क्वेश्चन देखेंगे तो ये देख लीजिएगा 4.999 डिवाइड बाई 1000 रख देंगे, सर किलो जूल्स आ जाएगा। इसका वैल्यू प्लस में देखेंगे 499.9 किलो जूल्स आ जाएगा। पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 499.9 आएगा। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर भैया ए आएगा, ए इज द करेक्ट। ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं दिल के अरमा नीट में बह गए। सर बहुत ज्यादा बी का अरमान था, लेकिन सर क्या बोले हम आपको। सर यहां देख लीजिएगा वॉल्यूम जो है, यहां पर वॉल्यूम वी फाइनल बेटा ये क्या लिखेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब को 0.001 मीटर क्यूब लिखते हैं, और ये 5 है सर, दिस माइनस दिस 4.999 कर सकते। ठीक है सर, ये देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही तो, माय गॉड ये का है जी, ये सब का मतलब बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। ये सब तो साइड हो जाता हूं। क्या होगा? कंफ्यूजिया गए थे सर, बहुत बढ़िया। यूनिट की प्रॉब्लम, इसीलिए यूनिट डायमेंशन कराता है फिजिक्स का मास्टर भाई, इसी चक्कर में कराता है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो कुछ ऐसे महाधिराज दिखेंगे मुझे, मतलब इस क्वेश्चन का कोई, अगर मैं तुमसे नॉर्मल पूछता ना तो इस क्वेश्चन को तुम विद इन सेकेंड अटेम्प्ट कर देते,
लेकिन अगर पिक्चर दे दिया है तो पिक्चर का इफेक्ट दिखाता हूं कुछ लोगों को क्या होता है एग्जाम में। वर्क डन का फॉर्मूला, भाई साहब कंप्रेशन कर रहे हैं तो कंप्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला वही रहता है जो पहले था। सर ये यूनिट डायमेंशन से आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू निगेटिव आएगी, अपने आप वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन कुछ महाराज ऐसे होते हैं जो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एकदम ही मतलब इनको जानता है भाई, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला सर एक साथ उठा के जोर से, जो जहां लाइब्रेरी में है, घर पे है, जहां भी है, मतलब तू एक बात बता, तुझे कब मैंने बोला कि वर्क डन इन कंप्रेशन का फॉर्मूला अलग है, वर्क डन इन एक्सपेंशन का फॉर्मूला अलग है। रे बुड़बक, तुमको कितनी बार बताया गया, जब कंप्रेस करेगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। बस पिक्चर देखा तुमको लगा कुछ तो अलग पूछा है मास्टर, हाँ मास्टर यही वाला कुछ तो अलग पूछा है, सी ऑप्शन टिक मार देते हैं। जब मतलब तुमको कब मैंने बोला कि कंप्रेशन का वर्क डन अलग है, एक्सपेंस, मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, उसका रीजन था कि भैया कंप्रेस करते हो तो ये टर्म निगेटिव आता है और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाता है। डायग्राम इसी को बोलते, यही सब कुछ। सडनली ये क्वेश्चन तुमको अलग लग रहा होगा, अगर मैं नॉर्मल पूछता वर्क डन का फॉर्मूला, बोलता है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, और वही एक पिक्चर साइड में ऐड कर दिया, भाई साहब दिमाग अलग लेवल पे चलता है सर, दिमाग अलग लेवल पे चलता है। चलिए यूनिट डायमेंशन का ध्यान रखिएगा, ऐसे तो हाँ ठीक है, यूनिट डायमेंशन का ध्यान रखिएगा। और चलिए खत्म कीजिए आज का केबीडी, देखिएगा। अबे तो तुमको बहुत पिट गए आज ना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी। हाँ तो लाइब्रेरी में एक साथ 3-4 लोग एक बार पीट लिया करो खुद को, एक दूसरे को भी मार सकते हो, बस दोस्त अच्छा होना चाहिए जोर जोर से। क्या होगा सर अपने हाथ से खुद की पिटाई करना, इसका मजा ही अलग है। वर्क डन निकालना है, अबे क्या हो गया, वर्क डन, अबे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बेटा देख लेना, क्या एक्सपैंड हो रहा है तो निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला तो ऐसे ही हटा दो, एक्सपैंड हो रहा है तो निगेटिव है तो निगेटिव तो पहले ऐसे हटा दो। सर पी एक्सटर्नल कितना है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 10 की पावर -3 को कॉमन ले लीजिए। सर ये कितना हो गया, 10 की पावर 2 इंटू 9, सर -900 जूल्स आएगा। सर निगेटिव में -900 जूल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 जूल्स। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनका डी आया होगा, कुछ लोग होंगे जिनका पॉजिटिव आ गया होगा। सर याद रखिएगा आंसर कितना आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं सर, कुछ लोगों का सी आया है, कुछ लोगों का डी आया है। सर जान रहे हैं सर, अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछा है ना सर। तुमको बस इतना बताना चाह रहा था मैं कि देखो ये सब अभी थर्मोडायनेमिक्स जस्ट चालू हुआ है, 2 लेक्चर हुए हैं बेटा, 2 लेक्चर हुए हैं, इस हफ्ते का सफर और अगले हफ्ते का सफर। अभी जस्ट मंडे से कुछ लोगों ने शुरुआत की है और आज भी पिट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत कुछ अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। अब या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं भैया अपना आधा घंटा क्यों वेस्ट करूं हर क्लास में आके, ये अगर नहीं पढ़ोगे तो वेस्टेज है, सही बात है, मुझे आगे चलना चाहिए। और नहीं तो भैया अगर ये आप पढ़ के आ रहे हो तो आपको ये आधे घंटे के अंदर आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ तो गलतियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखने को मिल रहा है। तो बेटा ट्राई कीजिएगा घर पे, और ये क्वेश्चन बेटा दोबारा सोचिएगा जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है। चलिए भैया आज का केबीडी यहीं पर खत्म करते हैं और आते हैं हम अपने पुराने कहानी पे जहां पर कल बात हुई थी। सर
पिटने के बाद दिमाग खुल चुका होगा। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज की कहानी। कल हमने हीट के बारे में जाना था कि हीट दो टाइप का होता है। हीट दो टाइप का होता है, एक का नाम हमने रखा था लैटेंट हीट, एक का नाम हमने, ये बेटा कहानी तो बाकी लिखवा चुका था, फॉर्मूला और मतलब भी लिखवाया था, बस डेफिनेशन बतानी है। सर लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट दो बता दिए थे मैंने। सर लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट दो बता दिए थे। तो हीट हमारे पास, अगर हम हीट को देखें तो क्यू से रिप्रेजेंट किया था। सर हीट गिवन टू सिस्टम अगर होगा, हीट गिवन टू सिस्टम होगा तो भैया इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम होगा, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम होगा तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बेटा याद रखिएगा ये साइन कन्वेंशन का मतलब। फिर देखिएगा हमने बात करी थी हीट की, तो हीट हमारे पास कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। सर एक होता है लैटेंट हीट, जिसको हम लोग क्या यूज करेंगे, लैटेंट हीट को यूज करते सर जब आपका फेज चेंज होता है। सर लैटेंट हीट, और एक होता है सेंसिबल हीट। क्या आप लोग पहचान पाएंगे, ये बातें मैं कल करा चुका हूं, बस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। किसमें से, इनमें से कौन था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, कौन सा था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, सेंसिबल की लैटेंट, जल्दी जल्दी बताओ। सेंसिबल की लैटेंट, बेटा आप देखोगे इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहां टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सर अगर मैं ये लिख रहा हूं H2O सॉलिड या फिर आइस, सर H2O सॉलिड H2O आइस से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सर ये कौन सा है, ये किस टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सर ये लेकिन अगर वही वाटर सॉलिड आइस में है, अगर मैं H2O सॉलिड आइस में ही रख रहा हूं, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सा हीट है, यहां पर सेंसिबल हीट होगा, ये सेंसिबल हीट होगा। सर दोनों में डिफरेंस याद है, सर कौन सा लैटेंट हीट है, कौन सा सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जो होता था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता था। तो सर आइस एट -15 से -5 पे जाएगा तो ये सेंसिबल हीट होगा। यहां पर देखेंगे सर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो हमारे पास लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट देख लेना, हो जाएगा, श्योर है। तो आइस -15 से, आइस का फेज चेंज नहीं किया, आइस अपना सॉलिड फेज में, यहां सॉलिड से लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। हो गया, तो यहां तक की कहानी हमने कल कर ली थी। फिर मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, आओ कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, उसको फॉर्मूला को करने से पहले, ऐसे तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है बेटा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, एल फ्यूजन या डेल्टा एच फ्यूजन। कब बोलते हैं कि सर जब आपका एक सॉलिड से लिक्विड जाते हो एट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को लैटेंट हीट बोलते हैं। अगर आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल साथ में लिख लो बेटा, 2 लाइन लिखना है। अगर H2O लिक्विड से, सॉरी सॉलिड से H2O लिक्विड में जा रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। बेटा सिंपल सा छोटा सा एक डेफिनेशन है। हाँ बहुत सारे लोग डेफिनेशन मांगते रहते हैं, तो लो भैया, लैटेंट हीट ऑफ वाटर दिया गया है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, देख लीजिएगा, यूनिट लैटेंट हीट का कुछ भी हो सकता है। लैटेंट हीट को ही इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी बोल देते हैं। बेटा बस दो लाइन लिखना है, खटाखट लिख लो भाई, पक्का हो जाएगा। 2 लाइन, अरे लिख लो भाई, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। सर वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आप सॉलिड से लिक्विड से कहां जाओगे, गैस पे, ये किस टेम्परेचर पे जाते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। बस मुझे एक चीज बता देना, अच्छा मुझे बस इतना बता देना, हाँ बहुत बढ़िया, जिन लोगों को फिजिक्स का याद है 80 कैलोरी, हाँ 80 कैलोरी पे अपने पास पर ग्राम आता है, ठीक है बहुत बढ़िया। लैटेंट हीट ये देख लेना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं पूछूं लैटेंट हीट, ये देखना, एक हो गया, लिख लिया। बस ये 2 डेफिनेशन के बाद एक क्वेश्चन देने वाला हूं, बस इतना बता दो क्या आंसर आएगा।
बेटा ये किसी भी यूनिट में हो सकता है, किसी भी यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। लैटेंट हीट अगर आप निकालने जाएंगे तो क्यूएल का फॉर्मूला कल बता चुका हूं, जूल्स पर ग्राम को ग्राम से मल्टीप्लाई, कैलोरी पर ग्राम को ग्राम से मल्टीप्लाई, किलो जूल्स पर मोल को मोल से मल्टीप्लाई। बेटा एक क्वेश्चन बताना, इफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए इज प्लस 80 किलो जूल्स पर मोल, what will be the, क्वेश्चन लिखना बेटा, latent heat of fusion of it, what will be the heat released when 3 moles of A is crystallized। इस क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा क्या आएगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ए का दिया हुआ है, आपको बोल रहा है बेटा, कल हमने फॉर्मूला लिख लिया था, बस थोड़ा सा डेफिनेशन और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे। कल वाली क्लास अगर कोई नहीं करके आया है एकदम टेंशन नहीं लो जी। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से बेटा साइन कन्वेंशन का बहुत यूज करना है। लैटेंट हीट का मतलब होता है बेटा ए सॉलिड से ए लिक्विड में जाने का। सर ये आपको दिया हुआ है, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है सर, ये प्लस 80 किलो जूल्स पर मोल है। तो बेटा यहां पर लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो लिखेंगे, लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होगा वो प्लस 80 नहीं होगा, माइनस 80 किलो जूल्स पर मोल होगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन जस्ट अपोजिट होता है। और लैटेंट हीट का फॉर्मूला बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। सर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स 3 इंटू वैल्यू कितना माइनस 80 किलो जूल्स, सर आ जाएगा। कैसे पता चला तो आपके ऊपर है, क्वेश्चन में देखिएगा, ये सब छोटा छोटा देखो। जो बच्चे यूनिट डायमेंशन में गलत करते हैं, जो बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पढ़ने में आपको पता नहीं चलता, भाई प्लीज अभी टाइम है, एग्जाम में अभी 8 महीने बाकी है कम से कम, तो भाई कोशिश कर, ये सब छोटी छोटी चीजों को पकड़, कभी हाथ पकड़ के बताने नहीं आएगा। एग्जाम में ये मैंने इतना लंबा लिखा ना, वो इतना भी नहीं लिखेगा, LFUS लिख देगा, प्लस में दे देगा, उधर कुछ और क्वेश्चन पूछ लेगा। कोशिश करना, मैंने ये फॉर्मूला कल लिखवा दिया था कि QL इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अब कहीं पर ऐसा दिया हो, ये देख लेना, if latent heat of vaporization of X is 30 calorie per gram, calculate the heat required to vaporize 3 kg of X। भैया छोटे छोटे क्वेश्चन, बस आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराना है और कुछ नहीं। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है बेटा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है 30 कैलोरी पर ग्राम, एक्स की लैटेंट हीट दी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि एक्स बेटा अगर 3 केजी को वेपराइज करना है तो भैया कितना हीट चाहिए होगा, यहां पर कितना हीट चाहिए होगा, कितना हीट चाहिए होगा। अगर 3 केजी को वेपराइज करना हो तो बेटा लैटेंट हीट मास इंटू एल करेंगे। सर मास कितना है देख लो, अब यहां पर यूनिट डायमेंशन लगाओ बेटा, क्योंकि ये 3000 ग्राम है सर, इसको 30 कैलोरी पर ग्राम, ऐसा यूनिट डायमेंशन सीखा होगा बेटा, तभी जाके आप कर सकते हो 90,000 कैलोरी, या फिर आप लिख सकते हो 90 किलो कैलोरी। बेटा ये तभी लिख पाओगे। आपको लैटेंट हीट का 3 फॉर्मूला मैंने कल बताया था, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, जैसा क्वेश्चन देगा लैटेंट हीट का फॉर्मूला कल मैंने ऐसे लिखवा दिया था कि भैया ऐसा होगा, इसका भैया जूल पर मोल होगा, सर यहां मोल से मल्टीप्लाई, सर ये यूनिट डायमेंशन से आपको बोला था अटेम्प्ट करने के लिए, मास इंटू लैटेंट हीट, सर अगर ये जूल पर ग्राम होगा तो यहां मास ग्राम में, सर लैटेंट हीट का फॉर्मूला मास इंटू लैटेंट हीट, सर ये जूल्स पर केजी होगा तो यहां मास किस में लेंगे, केजी में। तो बेटा ये कल मैंने बताया था, याद करना, शायद याद हो, पता चल रहा है, श्योर हो, डन।
तो लैटेंट हीट बेटा ऐसे निकालते हैं। लैटेंट हीट निकालना बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सा। बस देख लो लैटेंट हीट का यूनिट क्या है, जूल्स पर मोल है तो मोल से मल्टीप्लाई, पर ग्राम है तो ग्राम से मल्टीप्लाई, लिया जूल पर केजी है तो मास को केजी में लेना। लैटेंट हीट में तो ज्यादा टेंशन है नहीं, लैटेंट हीट में भैया कुछ टेंशन नहीं, दो ही जगह यूज होना है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस। अब आते हैं मजा सेंसिबल हीट में। सेंसिबल हीट में क्या होता है, तो कल हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, आओ हम जानते हैं 3 फॉर्मूले में से पहला नाम क्या था, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट बेटा कल ही कराया है यार, कौन है, और क्वेश्चन अभी आ रहा, और क्वेश्चन का कमी नहीं है गाइस, टेंशन मत लो, हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें बेटा। अब कौन सा फॉर्मूला, तो भाई बेटा ऐसे तो किलो जूल पर मोल में, अरे भाई तुमको फिजिक्स फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन किया ना, तो भाई तू क्यों इतना टाइम लगा रहा है, तुझे पता है कि मुझे जूल में लेके जाना है, तो एक बेसिक सा मैथ लगता है, किलो जूल पर मोल है, मोल से मल्टीप्लाई कर आ जाएगा जूल का यूनिट। हीट लेके आना है तो हीट में देख ले किससे मल्टीप्लाई करेगा, मोल से, हीट में किससे मल्टीप्लाई करेगा, ग्राम से, हो गया एकदम। मतलब खाली लेटेंट देख ही रहे हो, अंदर से निकल नहीं रहा तुम्हारा। हाँ चिंटू गॉट लेटेंट नहीं आ पा रहा, निकालो अंदर से बेटा, ठीक है। ये देखो लेटेंट में नहीं बताया था मैंने ये फॉर्मूला, क्या बात कर रहा है, कल मैंने 6 फॉर्मूला लिखवाए थे, ये सारा का सारा फॉर्मूला कल लिखवाया था, बोला था यूनिट डायमेंशन देखना, यूनिट डायमेंशन देखना, बोला था रिवाइज करने का। अरे कितना मतलब इतना फॉर्मूला, क्या बोले एहसान फरामोश को, फॉर्मूला फरामोश है तुम जी, बोल रहा है आपने फॉर्मूला नहीं बताया, अबे कल ही बताया था ये सब फॉर्मूला भाई साहब। रे चिंटू कैसे काम चलेगा इतना मतलब फॉर्मूला फरामोश तुम आदमी निकल गया जी, बोला फॉर्मूला नहीं बताए थे, कल ही तो बताया था ये सब। मैं पहले सेंसिबल हीट का फॉर्मूला कल बताया था भाई, कल सेंसिबल हीट का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, सी डेल्टा टी, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। सर इसका मीनिंग बताना था, इसका यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन या जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। सर ये सी डेल्टा टी या फिर एम सी डेल्टा टी, सर ये क्या होता है, सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब तो बेटा स्पेसिफिक हीट वर्ड देखा तभी समझ जाओ इंटेंसिव है। सर ये क्या होता था, तो इसका होता था जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या केल्विन। सर यहां पर मास क्या लेंगे, ग्राम में। एक लिखवाया था एनसीएम डेल्टा टी, सीएम क्या होता था, भाई लिख देता हूं कौन सा फॉर्मूला, फरामोश लोग यहां रहते हैं भाई, पता चला बोलेगा सर आप कब बताए, कल ही लिखवाया था यार ये सब, जूल्स पर मोल डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। चेंज बेटा किसी में ले सकते हो, चेंज जो होता है डिग्री सेल्सियस में लेना चाहो डिग्री सेल्सियस में ले लो, केल्विन में लेना चाहते हो केल्विन में ले लो, जिसमें चाहो उसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर जिसमें चाहो उसमें दे लो, और क्या, जिसमें चाहो उसमें देख भाई। सेंसिबल हीट डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आज तुमको डेफिनेशन बताने आया था कि भाई कोई हीट कैपेसिटी पूछेगा तो हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बेटा किसको बोलते हैं। सर हीट कैपेसिटी में मास क्यों नहीं आ रहा, या फिर ये यहां पर सी एम सी सी एन सी एम ये कराया था ना, ठीक है। ये देख बेटा क्या करना है, हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है, हीट कैपेसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या बोला जाता है कि हीट रिक्वायर्ड, सर किसी भी सिस्टम का हीट रिक्वायर्ड बाय अ सिस्टम टू चेंज द टेम्परेचर, इसका मीनिंग ये होता है टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। मतलब आप किसी भी सिस्टम का अगर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना चाहते हैं, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, 1 केल्विन से बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितना हीट देना पड़ता है। सर हीट कैपेसिटी का यूनिट ही देख के आपको पता चल जाएगा, अगर कहीं पर जूल्स पर डिग्री सेल्सियस या फिर कैलोरी पर केल्विन ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं हीट कैपेसिटी ऑफ एक्स,
सर हीट कैपेसिटी ऑफ एक्स की अगर वैल्यू बोलूं कि हीट कैपेसिटी ऑफ एक्स की वैल्यू 20 जूल पर डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है? एक्स क्या कह रहा है? एक्स ये कह रहा है कि बाबू अगर मेरा 1 डिग्री सेल्सियस अगर तुम टेम्परेचर रेज करोगे, 1 डिग्री सेल्सियस अगर तुम टेम्परेचर रेज करोगे तो हमको कितना देना पड़ेगा? 20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हीट कैपेसिटी का बेसिक मीनिंग ये होता है, आप कहीं पढ़े 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है तो 20 जूल देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इसका 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो कितना देना पड़ेगा? अगर मैं कह रहा हूं इसका 5 डिग्री बढ़ा दो तो 5 डिग्री के लिए कितना देना पड़ेगा? जल्दी सोच, अरे जल्दी बता। डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 20, तो 5 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना देना पड़ेगा? सर कितना देना पड़ेगा? सर 100। यही होगा ना भाई? यहां पर देख ले, अगर मैं ऐसे लिखूं टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा क्या करेगा? सर लॉजिक लगा, क्या किया? 20 × 5 किया, सर ये देख ले 100 जूल आ गया। मैं कह रहा हूं भैया टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, तूने क्या किया? 20 × 10 किया, तो ये क्या हो गया? 200 जूल्स आ रहा है। तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? क्या फॉर्मूला लगाया? अरे सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? चेंज इन टेम्परेचर से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 20 चाहिए तो 5 के लिए 5 इंटू, तो यही तो काम यहां पर भी कर रहा हूं, C इंटू डेल्टा टी। यही काम तो मैं यहां भी कर रहा हूं ना, दिख रहा है? हो चिंटू, दिख रहा है? इधर देखो, इधर दिख रहा है C इंटू डेल्टा टी। अब इसी को सर ये C हो गया डेल्टा टी, C इंटू डेल्टा टी। तो बेसिक मीनिंग ये कहता है हीट कैपेसिटी जब वर्ड यूज करे तो समझ जाना कि उस बंदे का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, और थोड़ा यूनिट डायमेंशन लगाना बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 20 जूल राइज कर रहे, तो भैया 5 डिग्री के लिए कितना होगा? 10 डिग्री के लिए कितना होगा? तो ये होता है हीट कैपेसिटी। ये क्या है? तो सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर ये ऑब्वियस है, सबके अलग अलग, ये मास पे डिपेंड करेगी सर। जब तक ऑब्वियस है हर एक बंदे का अलग अलग, जैसे मेरे जैसा स्लिम ट्रिम इंसान को कम लगता है हीट, हाँ तुम जैसे मोटे लोगों को ज्यादा लगता होगा, खून नहीं खौलता हो। घर वाले 4 बार बोल रहे हैं ठीक है कि पढ़ लो पढ़ लो, तब जाके उठ रहे हैं कि चलो यार पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। और क्या, मुझे देखो सुबह 11 बजे से बक 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 चालू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मोटिवेट होके वहां यकीन 3 पॉइंटों में जाते, उधर जाके फिर शाम को बैठो तब तक याद आता भाई डीपीपी का सॉल्यूशन भी बनाना है, इनको मोटे किताब सीरीज भी करानी है। खून ही नहीं, इनका खून ही नहीं खोल रहा, ये सब बैठ के खाली ये कमेंट कर रहा है सर मोटे, वो उसका नहीं भेजिए आप सर, जेई मेंस वाला क्वेश्चन नहीं भेजिए सर आप ना, मतलब अभी पीछे रेडॉक्स का भेजिए। कब कब खून खोलेगा रे भाई तेरा? तुझे अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन, खाली सॉल्यूशन ले ले मास्टर से तू, ठीक है। ये देख कल कराया था फॉर्मूला, एक बंदे ने जाके घर पे नहीं पढ़ा हुआ कि हाँ सर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि क्यों यहां ग्राम है तो यहां ग्राम लेना है, क्यों लेना है। चलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट का पूरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं कल से, एक तो फिजिक्स, हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है, तो इनका कहानी अलग होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है, सुनना, ये सुनना सर, ये देखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या कहता है? हीट रिक्वायर्ड, सर हीट रिक्वायर्ड टू, सर चेंज द टेम्परेचर, किसका? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। सर ये देख लो, 1 ग्राम या 1 केजी का यहां पर और यहां पर फर्क है, इसके और इसके अंदर फर्क है। क्या फर्क है सर? क्या फर्क है इसके अंदर और इसके अंदर? सर सुनना आप, ए भैया सुनना, एक बात बताओ, इसके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेगा तो यूनिट की बात करेगा तो यूनिट क्या होता है? सर इसका देखिएगा जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सर इसी को, इसका मतलब क्या हो गया? सर ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो कितना जूल चाहिए, 1 केजी का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो कितना चाहिए। अगर मैं तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दूं, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताऊं किसी का, तो बेटा ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मान लो वाई ले लिया, अगर इसकी वैल्यू 20 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या होगा?
क्या होगा बताओ? सोच, ये सोच के देख क्या होगा इसका मतलब। सर यहां पर इसका मीनिंग क्या डिकोड करेगा कि 20 कैलोरी, 20 कैलोरी सर हीट, 20 कैलोरी हीट 1 ग्राम वाई के लिए, और 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर राइज करना हो, 1 डिग्री सेल्सियस का एक वजह वाई का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना हो तो 20 कैलोरी चाहिए। एक बात बताएगा, एक बात बताएगा, तुझको मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं तो, तुझको ये क्वेश्चन पूछ दूं तो कैसे निकालेगा बाबू? ये क्वेश्चन का मतलब कैसे निकालेगा? सर इसका कैसे हीट निकलेगा बताएगा? अगर 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो 20 कैलोरी चाहिए। मैं कह रहा हूं 5 केजी, भैया 5 केजी वाई है, 5 किलो वाई का 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ओह माय गॉड, सर कैसे हीट निकालेंगे? सर सर आपको 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना चाहिए? 20। तो यहां 5 के लिए 5, और यहां पर 1 ग्राम के लिए 20 चाहिए, तो यहां पर 5000 ग्राम है। सर क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते? सर इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, देख लो, स्मॉल सी, ये एम हो गया और ये क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। सर ये देख ले कितना आ गया, अरे यार कितना हो गया, 100, 5 × 10⁵ आ गई। सर 5 × 10⁵ कैसे निकाला? अरे सर 1 ग्राम के लिए बेटा 20, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 20, तो 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस का दिया था, तो मैंने क्या करा भैया, पहले मास ले लिया ग्राम में, डिग्री सेल्सियस ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया पता चल रहा है। इसमें मास की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी बेटा हाँ, हीट कैपेसिटी की यूनिट में मास की जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा पर पर्सन बात कर रहा है कि भैया इस आदमी को 20 डिग्री सेल्सियस 20 जूल चाहिए, यहां 20 चाहिए, लेकिन 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। सर मास यहां पर ग्राम में लिया, क्यों? क्योंकि सर यहां ग्राम था, यूनिट डायमेंशन से निकाल सकते हो। पक्का भैया? पता चल रहा है, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूला कल ही लिखवा चुका था, ठीक है, याद आ रहा है? तो बेटा हीट कैपेसिटी जो होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा, ये इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब, कुछ लोगों को ये लगता है कि मास का फॉर्मूला ही नहीं होना चाहिए, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब ये होता है कि भाई अगर तुमको किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया, जैसे पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया, तो वो 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में दे देगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब ये होता है कि तुमको 100 ग्राम बोले तो, चाहे 200 ग्राम बोले तो, चाहे 500 ग्राम बोले तो, तुम सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब ये नहीं कि मास फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे, उनका सोच ये होता है, तो भैया डेंसिटी के फॉर्मूले में मास ही नहीं आ पाएगा फिर तो। इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब होता है कि भैया जैसे मान लो, एक बात बताओ, मैंने बोला मेरा हीट कैपेसिटी 20 है और तुम्हारा मान लो 40 है, इस 20 मेरा है, तुम्हारा 40 है, इससे मैं तीसरे इंसान की वैल्यू नहीं निकाल सकता। अगर उसका वजन कुछ है और उसका हीट कैपेसिटी मैं निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हम दोनों, या पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी का अगर मैं बोल दूं कि पूरे ह्यूमन बॉडी का 1 केजी का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, 1 केजी का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो उसकी हीट कैपेसिटी इतनी है, तो उससे क्या करोगे तुम? मेरी हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो, तुम अपनी निकाल सकते हो, उसकी निकाल सकते हो, सारे बंदों की निकाल सकते हो। तो हीट कैपेसिटी किसी पार्टिकुलर बंदे का होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इन जनरल होती है। और इसीलिए देखोगे तो यहां पर केजी होता है, पर ग्राम होता है। आप किसी का भी 10 केजी हो, 5 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? तो याद रखिएगा, कुछ लोगों को यह लगता है कि भैया ये इंटेंसिव है तो इंटेंसिव मास आना ही नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑफ मास मतलब इसको फर्क नहीं पड़ रहा, आप ये फिक्स है, ये भैया 5 किलो के लिए भी यही वैल्यू होगी, 10 किलो के लिए भी यही वैल्यू होगी, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? डेल्टा टी बेटा 5 लिखा है ना, बाई 5 डिग्री सेल्सियस, बाई 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया मैंने, बाई 5 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन? अच्छा ओके, एक लो जी, ए जी क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको बताएगा कैलकुलेट, ये देखिएगा, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, चलो आ जाओ, टू चेंज द
टेम्परेचर ऑफ 3 kg A from 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius if specific heat capacity of A, बताओ, निकालो बेटा, क्वेश्चन निकालो। तो हीट ऐसे निकलेगा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 3 kg ऑफ ए का 3 kg, भैया ए का 3 kg, जल्दी बेटा। यहां पर दोनों ग्राम और डिग्री सेल्सियस दोनों ही डिवीजन में है, तो भाई यूनिट डायमेंशन लगाओगे तो ग्राम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा, कितना आएगा, कैसे निकलेगा? तो बेटा यहां पर सीधा सीधा अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो भैया ये फॉर्मूला लगा दें। सर मास कितना है, सर 3 kg है, तो ग्राम में चाहिए, काहे सर? कहे कि सर यहां ग्राम दिया है। सर ये देखिएगा 3 कैलोरी, और यहां पर डिग्री सेल्सियस में चेंज देखेंगे तो कितने का हो रहा है, 30 का। तो सर ये कितना हो गया, सर ये लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरी लिखा जा सकता है, या फिर इसी को लिखना चाहें तो 270 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। तो बेटा देख लो यहां पर मोल, ग्राम, डिग्री सेल्सियस। सर यहां पर आपने डिसाइड कैसे किया? क्योंकि यूनिट देख के पता चल रहा है कि ग्राम और डिग्री सेल्सियस। सर देख लेना ये फॉर्मूला कब लगाएंगे और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर जूल्स पर केल्विन होता है तो सिर्फ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई, यहां पर जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तो m डेल्टा सी डेल्टा टी। सर देखेंगे एक लास्ट थिंग दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा देख लीजिएगा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ भाई साहब, यस। तो भाई तो फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही होती है ना, फिजिक्स का मजा लेते हैं और क्या। हाँ उसमें फिर कुछ लोगों को दिक्कत आती है, इतना फिजिक्स तो फिजिक्स वाले सर अभी तक नहीं पढ़ा रहे। अभी तो मोशन इन 1D हो ना जी, अभी यही कर रहे हो ना, AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी ये वाला गए क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ एंगल थीटा ये 37 डिग्री, हाँ यहां से एक बॉल फेंका, ये एंगल यहां पर, हाँ 45 डिग्री। तो यहाँ चिंटू खड़ा है, क्या ये कैच कर पाएगा अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये सब अभी गए कि नहीं गए? गए, हाँ चलो। अभी 1D से, अभी तो फिजिक्स आ रही है बेटा, टेंशन मत लो। मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, ये क्या है तो हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ increase the temperature of 1 mole by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। भैया 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, ठीक है। अभी तो एकदम आने वाला मोशन ही सिंगल प्लेन चल रहा है, तभी तो अभी तो बॉल पकड़ रहे हो, बॉल कैच कर ले रहे हो बस। हाँ अभी तो ऐसा है कि हाँ ट्रेन जा रही है उधर से, तुम खड़े हो, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा होगा अभी, ऐसा ही। हाँ अभी आएगा, अभी आएगा, ठीक है। तब उस टाइम तुम फिजिक्स का इज्जत करना, हाँ फिजिक्स का इज्जत करोगे फिर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर में एकदम एकदम आंखों से होता है ना लेजर लाइट निकलता हुआ, तब ये खटाखट समझ में आएगा। तब लगेगा कि भाई केमिस्ट्री ठीक कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ इधर बॉल पकड़ा नहीं जा रहा, उधर बॉल पकड़ सकते हैं लेकिन मन नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अलग अलग लेवल पे चलना है। अभी तो कोलिजन होगा, दिमाग से दिमाग टकराएगा बेटा। कुछ लोगों का दिमाग इलास्टिक कोलिजन होता है, कॉन्सेप्ट से टकराता है रिटर्न आ जाता है, और कुछ लोगों का तो इन इलास्टिक होता है, जाता है क्लास में छिपा, हाँ फिर सोचता है ये चैप्टर छोड़ दे तो कितना क्वेश्चन कम होगा। हाँ
देखता है कि नहीं? चलो, मोलर हीट कैपेसिटी, यूनिट की बात बता रहा हूं, यूनिट की बात बता रहा हूं, तो यूनिट भैया देख लीजिएगा। सर ये यूनिट क्या होता है? जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। इसका यूनिट देखोगे तो जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। भैया इसका भी यही मतलब है। अगर मोलर हीट कैपेसिटी कहीं दिया हुआ है तो अगर हीट का फॉर्मूला तुमसे कोई पूछे तो एनसीएम डेल्टा टी लगा देना। सर ये मोलर हीट कैपेसिटी है अपने पास, ये नंबर ऑफ मोल्स है और डाकी टेम्परेचर चेंज। कहीं पर किसी की मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है तो उसको देख के आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी बेटा ये भी इंटेंसिव होता है। मोलर स्पेसिफिक जब भी वर्ड आए इंटेंसिव लगा दो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है, यस यस। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। अब बहुत हो गया यार, मतलब कितना मोलर हीट कैपेसिटी बेटा ये फॉर्मूला लगा लेना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिख रही होगी वो लगा लेना। ये देख रहा है ऐसा ऐसा कर लेगा ना भाई, हो जाएगा। तो सेंसिबल हीट निकालना हो चाहे मोलर हीट निकालना हो, मैं तुमको बस एक फिजिक्स का एक वो, ये फिजिक्स में सेम चीज रिपीट होगी तुम्हारे लिए ना, फिजिक्स में अभी आएगी चीजें। मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। ये हो गया भाई, लिख लिया? अरे कितना इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएगा भाई, न्यूमेरिकल करना, ले भाई ले क्वेश्चन कर। बोल रहा है सर इसके ऊपर क्वेश्चन करा दो, ले भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लिख ले। अगर तेरा मन करे तो लिख भी ले इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी भी मुंह उठा के आ जाएगा। ले भैया मोलर हीट कैपेसिटी कर, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ बहुत बढ़िया। देखो अगर तुम कॉन्सेप्ट्स को सीखने में लगे हो, अगर तुम इन सब चीजों को एंजॉय करने में लगे हो, तो सच बता रहा हूं बेटा सब कुछ ही आसान है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो। मतलब जिसका जिस तरह से अपना सोच हो। मतलब मेरे लिए तो भाई बॉटनी ज्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि वहां पे अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई अच्छा लगता था, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या था मुझे तुम्हारा नहीं पता भाई, मुझे तो सही मजा आता था। अगर अभी मतलब किसी से भी पूछोगे तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए मजा आता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं, आगे तक जाते हैं। ऑर्गेनिक में ही मजा आता है क्योंकि एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी ये सब समझ में आ गया तो उसका फिर उसका यूज आता है उधर, तो अच्छा लगता है। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा था भाई, थोड़ा सा लगता था ऐसे ना हार्डकोर। मुझे बॉटनी में बड़ी दिक्कत आती, बॉटनी में लगता था भाई साहब, बॉटनी क्लास में यही सोचता था कि यार डॉक्टर बनने के बाद पौधा कौन देखेगा, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? पौधा को छोड़ पत्ते के अंदर भी, यहाँ मैडम सारा ऐसे बना रहे हैं, ऐसे पत्ता उसके अंदर ऐसे लाइन बाय लाइन खींचे। मगर भाई पत्ता है, हम आपस में क्लास में सोच रहे हैं भाई छोड़ दे यार, पत्ते को तो छोड़ दो यार। मतलब अगर तुम साइंस को एंजॉय करते हो ना, तो साइंस में एक चीज है कि साइंस अगर आप पढ़ना, जैसे मुझे लगता है फिजिक्स में भाई, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर समझ गए, आप समझ रहे हो, इसको एंजॉय कर रहे हो, तो अब रटने पे लगे हो तो भैया फिजिक्स क्या, तुमको हर चीज ही रटनी पड़ेगी। अब यहां पर तुमको रटना है भाई, मैं यूनिट देखूंगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सर एनसीएम डेल्टा टी। सर एन कैसे निकाले, मास दिया है, अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स। सर कैसे निकालते हैं? सर मास, मोलर मास। सर सीएम की वैल्यू दी हुई है 24, ये कितना दिया है 20। कहानी खत्म, आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। कैलकुलेट कर ले भैया, कितना हो गया, 9 3 आइए 20। सर ये 3 3 आइए 80, 8 3। सर ये कितना आ गया 1600 बाई, नहीं 3200/3, 3200/3 मतलब 1066.6 जूल्स आ गया, या फिर 1067 जूल्स, किलो जूल्स आ गया। यही होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और क्या, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोच लो। लेकिन हाँ अब तुम एक्सपेक्ट क्या करोगे एग्जाम में कि भैया 60 ग्राम एल्यूमिनियम, कुछ ऐसे लोग सर यहाँ मोल दिया है, ग्राम दिया है। अरे बेटा मोल से ग्राम, ग्राम से मोल कन्वर्ट करना, मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए थे कि मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल आ गया। मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था जो कि फिजिक्स में भी यूज होता है। एक बात बताना, तुमको सेंसिबल हीट पता चल गया, लैटेंट हीट पता चल गया। आप फिजिक्स में क्वेश्चन करते हो जहां पर ये सब कुछ जर्नी पूरी की पूरी देखनी पड़ती है। ध्यान सुनना क्या होता है। जैसे मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन लिख दूं कि मैं बोल दूं कि भैया आइस दिया हुआ है, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, और मैं यहां पर लिख दूं कि भैया मुझे आइस से कहां ले जाना है, वाटर वेपर ले जाना है एट 120 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे यहां से यहां जाना है, आइस से वाटर जाना है,
मुझे बताओगे अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो कितनी एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी निकलेगी? ध्यान सुनना, आइस से वाटर वेपर जाना है तो बेटा आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते यहां से यहां। अगर टोटल हीट निकालने को बोलूं तो बेटा आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बेटा आपको देखोगे तो ये प्रोसेस एक बार में नहीं हो रहा है। आप आइस से वाटर वेपर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है तो आप घर पे आइस ले लीजिए हाथ में, आप देखेंगे डायरेक्ट वाटर वेपर नहीं बनता। सुनना अपने पास यहां पर क्या होता है, सर यहां पर क्या होता है देखना अपने पास। यहां पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आइस से, आइस भी डायरेक्ट पानी में नहीं कन्वर्ट होता, पहले आइस अपना टेम्परेचर कम करता है। आइस वाटर में कब कन्वर्ट होता है? कभी आपने डेली लाइफ में हाथ पे बर्फ रख के देखना, ऐसा नहीं कि बर्फ डालते हाथ पिघलना शुरू हो जाए, नहीं, बर्फ के ऊपर देखो ना भाई, फटाफट वो क्या करेगा, पूरा का पूरा बर्फ का पहला लेयर क्या होगा, पिघलना शुरू होगा। सर वो क्या करता है, पहले अपना पहले लेयर वाइज टेम्परेचर कम करेगा। आइस से पहले भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे आओगे। सर आइस से डायरेक्ट भैया, आइस -20 से आप डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते। सर वाटर से पहले पानी, जो आइस पानी में कन्वर्ट होता है वो भी ठंडा होता है, ऐसा नहीं वो गर्म हो जाएगा, नहीं, आइस से वाटर। देख लो सर एक बात बताऊं तुम्हें, ये कौन सा हीट है, ये कौन सा हीट है बेटा, सेंसिबल हीट है। सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस, सी ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी बेटा कितना रख दू, 0 माइनस -20 रख दो, 0 माइनस -20 रख दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दूंगा। सर देख लो मैंने क्या किया, सेंसिबल हीट है, क्यों? क्योंकि आइस से आइस में ही आ रहे हो, प्लीज बेटा सोचना, सर आइस से आइस में ही आ रहे हैं, -20 से 0, सर सेंसिबल हीट है। फिर देखना अपने पास, आइस से वाटर में जा रहे हो, आइस से वाटर में जाओगे तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा यहां पर आएगा लैटेंट हीट, और इसको क्या बोलेंगे सर, यहां पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर टेम्परेचर का टेंशन नहीं है सर, यहां से यहां आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर अब देखोगे तो पानी भी डायरेक्ट पानी के वेपर में नहीं कन्वर्ट होता सर, पानी पहले अपने आप को हीट करेगा, वाटर पहले अपने आप को, सर पानी अपने आप को कहां तक हीट करेगा, यहां तक, पहले पानी यहां पर आएगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट वाटर वेपर बन जाएगा, नहीं, फिर यहां से यहां पर आप देखेंगे तो भैया यहां से यहां तक वाटर वेपर बनेगा, और यहां से फिर यहां तक जाएंगे। ये पूरी जर्नी जो होगी बेटा ऐसे जाएगी, ऐसे एक स्टेप में नहीं पहुंच जाओगे कि आप एक स्टेप में पहुंच गए, नहीं सर, ये देखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, फिर से सेंसिबल हीट। क्यों? क्योंकि सर पानी से पानी ही है। सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू सी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो गया, 100 माइनस 0, सर NW/CW और इंटू 100, ये हो जाएगा। यहां से फिर यहां पर जाना है तो यहां पर लैटेंट हीट आएगा कितना, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां से ऊपर जाना है सर, फिर से सेंसिबल हीट आएगा, नंबर ऑफ वाटर वेपर इंटू सी ऑफ वाटर वेपर इंटू डेल्टा टी, ऐसे आएगा। सर देख लो, ये देखना आप डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते। यहां पर कोई टोटल हीट पूछेगा, अगर कोई टोटल हीट पूछेगा बेटा, अगर कोई टोटल हीट पूछेगा तो भैया देख लीजिएगा, टोटल हीट जो होगा इन 4-5, सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट, टोटल 5 हीट को मिलाएंगे तब जाके ये पूरा का पूरा कन्वर्जन हो पाएगा। अब तुमको लगेगा सर ये तो फिजिक्स में भी है, यस फिजिक्स में भी है, मैं केमिस्ट्री में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भैया दिक्कत क्या है, एनसीईआरटी, मुझे ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरी लाइफ में एनसीईआरटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, वो यहां से वहां तक ले जाता है, सर बीच में ब्रेक कर लो हो जाएगा। तो भैया साथ में आप इसका तो आप फिजिक्स में आप बना भी सकते हो, आप ना शायद फिजिक्स में जब चार्ट बनाते हैं तो ऐसा बनता है चार्ट ना, ऐसा बनेगा, पहले टेम्परेचर -20 से 0 आएगा, फिर यहां पर कुछ देर रहेगा, फिर ऐसा ऐसा करके चलता है,
ऐसा फिजिक्स में चार्ट बनता है, लेटेंट हीट और उसका ना, आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर ये सब चार्ट वर्ट, कैलोरीमेट्री, इन सब चीजों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, मैं तुमसे बस बता रहा हूं क्यू टोटल कैसे निकालते हैं। हो जाएगा, श्योर हैं? बढ़िया। क्योंकि बेटा टेम्परेचर जहां चेंज होगा, जहां टेम्परेचर चेंज होगा वही सेंसिबल हीट है। जहां फेज चेंज हो रहा है बेटा उसको लैटेंट हीट बोलते हैं यार। कल की क्लास में बताया था लैटेंट हीट, कल की क्लास में बताया सर यहां फेज चेंज हो रहा है तो यहां लैटेंट हीट, यहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जहां फेज चेंज होता है वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा, और जहां टेम्परेचर चेंज होता है वहां फेज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज ये देख ले भाई। अब तुझे लगेगा मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है बेटा, ये लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लो एनसीईआरटी आप जाके देखिएगा। एनसीईआरटी, अब इस क्वेश्चन को आप लिखिए भी और अटेम्प्ट भी कीजिए, क्योंकि भैया एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, इसीलिए केमिस्ट्री के मास्टर की मजबूरी है। अदरवाइज इतना ज्यादा फिजिक्स मुझे ही पढ़ाने का शौक नहीं है, मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाता, लेकिन ये फिजिक्स में दिया है, मतलब सर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिया है। ये बताइए सर, आपको बोल रहा है कि पानी से 1 मोल वाटर से 10 डिग्री, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, आप खुद से बना लो, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, सोचो एनसीईआरटी में है, पानी एट 10 डिग्री सेल्सियस से आप जाना चाहते हो आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस पे। देखना एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दिया है सर, यहां से यहां जाना चाहते हो, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी मतलब अभी के टाइम पर हीट याद रखिएगा, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज। तो बेटा इंथैल्पी चेंज यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डेल्टा एच या फिर क्यू निकालिए। कैसे निकलेगा सोचो, वाटर से आइस जा रहे हो सर, वाटर से आइस कैसे जाओगे बेटा, लिख लो, ये क्वेश्चन काम का है, आपको ये अभी सीपीयू भी बाद में बता दूंगा, पहले अभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, कभी भी मुंह उठा के यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एनटीए बोलेगा देखिए हमने तो एनसीईआरटी से ही पूछा है, ज्यादा दूर तुम गए भी नहीं। क्या होगा, कैसे होगा एनसीईआरटी बेटा, बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं, अभी तुमने आई थिंक कभी एनसीईआरटी तुमने एक्सप्लोर नहीं किया, अदरवाइज तुम्हें पता चलता। एनसीईआरटी में बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो आप हल्के में ले लेते, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। एनसीईआरटी डिकोड कीजिए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपका फायदा होगा। इवन थर्मोडायनेमिक्स का एनसीईआरटी हाईलाइटेड में सारी दे चुका हूं, फिजिकल केमिस्ट्री का, आप उसको पढ़िए। सर यहां से यहां आएंगे, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आएंगे, तो यहां पर आपको सेंसिबल हीट लगेगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, टी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सर 1 है, सर यहां लिक्विड है और यहां सॉलिड है। सर क्वेश्चन में कभी भी डेल्टा टी कितना है, तो सर 0 - 10, 753 जूल्स आएगा, -753 जूल्स। कैसे ले लिया सर, वाटर लिक्विड वाला सी लेना है हमें, क्यों, क्योंकि सर वही अपने पास 753 निगेटिव आ रहा है, क्योंकि बेटा हम उल्टा प्रोसेस चल रहे हैं, अब उल्टे प्रोसेस में चल रहे हैं। पानी से आप पानी को आइस में कन्वर्ट करेंगे, वाटर से आइस पे जाएंगे, तो सर वाटर से आइस पे जाएंगे तो यहां पर लैटेंट हीट होगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो 1 है, लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है सर, लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा देख लीजिएगा, ये किलो जूल्स में इतना, देख लो भाई, देख ले। अब यहां पर देख लो कैसे किया सर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया था सर, ये पॉजिटिव दिया था, वहां मैंने निगेटिव ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड जाना, हम लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, अब की बार हम एनर्जी लूज कर रहे हैं। याद करो, कल से ये बात चिल्ला रहा हूं मैं, अरे क्लास में है ना थर्मोडायनेमिक्स से दुनिया हिला देने वाले, याद आ रहा है सर, हाँ कैसे हुआ, निगेटिव कैसे हो गया पता चल रहा है, क्योंकि बेटा ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वहां पर लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सर यहां से यहां जाना है, कैसे जाएंगे सर, आइस से आइस जाना है सर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सेंसिबल हीट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस, सी ऑफ आइस डेल्टा टी। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस ऑब्वियस है 1 मोल ही है,
सी ऑफ आइस, आइस का सी कितना है सर 36.8 है, और डेल्टा टी बेटा -10 -0 सर -368 जूल्स आ जाएगा। सर इस रास्ते पे टोटल हीट निकालना था हमें, सर टोटल हीट कितना आएगा, टोटल हीट कितना आएगा, पहले इतना फिर इतना फिर इतना 368, सर देख लो टोटल हीट कितना आ रहा है 11, सर 5 3 8 6 14 15 हो गया ना सॉरी, और 10 11 और 7, या फिर इसको अगर किलो जूल्स में करना चाहते हो तो इतना करना पड़ेगा। अब भैया ये है हीट का अच्छा क्वेश्चन, और ये केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया, इसीलिए मैंने इतना सारा हीट पे टाइम दिया। अदरवाइज भाई ये सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपको जरूरत है नहीं यहां पर, लेकिन केमिस्ट्री के एनसीईआरटी आपको ये मिल जाएगा और वहां पर ये सब कुछ दिया है, आपको अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट करना है तो बढ़िया। सर आइस देने का तरीका देख लो, वाटर देने का तरीका देख लो, फ्यूजन इंथैल्पी देने का तरीका देख लो। तुमको लगता हो ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, देख लो, देख रहा है कैसे क्या कर रहा है एनसीईआरटी, पक्का हो जाएगा, श्योर है, डन। तो चलो भाई हीट का पीछा छोड़ते हैं अब हम लोग, हीट का पीछा छोड़ते हैं, अब हीट से आगे चलते हैं, हीट से आगे चलते हैं, हीट से आगे अब चलते हैं। हीट के बारे में बहुत ज्यादा, अब दिमाग भी हीट हो गया यार, इतना ज्यादा हीट ही हीट क्या करेंगे, इतना ज्यादा भाई सब क्वेश्चन, अब ये सब क्वेश्चन कोई करेगा क्या, निकाल लोगे कि हमको तो, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारा तो दिमाग ही खराब हो चुका है। अब हम नया चीज पढ़ेंगे बहुत बड़ा बड़ा, ये सब नहीं पढ़ते हैं। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में पता ही नहीं चल रहा कहाँ चलना है, किस रास्ते पे चलना है। ये बताएगा ये सब क्या है जी, ये सब क्या है, एम सी डेल्टा टी, ये सब क्या चल रहा है। सर एम क्या है, कितना है मास 50 ग्राम, सी कितना है 4.18, डेल्टा टी कितना है सर 30, बताइए तो आंसर जूल में आ जाएगा। अब जितना भी आए हमको नहीं पता, हमारा आंसर आएगा इतना। हाँ डन। पॉजिटिव क्यों आया, मतलब निगेटिव क्यों आया, एक बात बताओ, कल तुम थे ना बेटा, तुमको एक सिंपल चीज बताई जा रही है कि H2O फ्यूजन का मतलब क्या होता है। सर H2O ये फ्यूजन इंथैल्पी दी गई है, ये फ्यूजन इंथैल्पी तुमको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 6.03 किलो जूल्स दिया गया है पर मोल, जो भी है। सर आप रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो ये प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, तो कल तुम ही थे ना जो बोल रहे थे कि सर आप ना टेंशन मत लो, उल्टा करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन में लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सर निगेटिव होगी, सेम वैल्यू बस निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि भाई प्रोसेस तो सेम ही है ना, ठीक है, प्रोसेस तो सेम ही है, इसलिए निगेटिव लिया। अब आप यही तो आपको पकड़ना है भाई, यही सब चीजें तो छोटी छोटी याद रखनी है कि लिक्विड का हो चाहे सॉलिड का हो, कहीं पर भी सर यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जिन लोगों को लग रहा है निगेटिव क्यों आया, बेटा यहां पर आप कूलिंग कर रहे हैं, अगर आप पानी को घर पे जाके फ्रिज में रखेंगे, कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग करेंगे तो हीट क्या होगा, बाहर रिलीज होगा, अगर हीटिंग करेंगे तो हीट देना होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, पक्का। चलिए तो गाइस, हाँ हो गया, हीट हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आ जाओ, अब आते हैं हम लोग, बात करेंगे सर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बहुत बड़ा लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसा लॉज कभी कभी आता है, कभी कभी ऐसे लॉज आते हैं, सुनिएगा बहुत बड़ी बड़ी बातें अब चलने वाली हैं। सर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ आता है दैट इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, भाई इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों रखा गया, आप इसको पढ़ने के बाद डिस्कस कर सकते हैं खुद से कि इसका नाम आखिर जीरोथ क्यों रखा गया, फर्स्ट क्यों नहीं रखा गया, नंबरिंग आखिर फर्स्ट से कर लेते तो क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको जीरोथ लॉ हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जीरोथ लॉ हम लोग बोल देते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सुनिएगा गाइस, सारे गाइस सुनिएगा क्या होगा, यहां पर देखिएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सर सीधी सी बात है, ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन सर लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सर लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम भाई साहब, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहां थर्मल इक्विलिब्रियम बोल दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर क्या हो गया,
सेम याद है, कल भी बताया था, हीट कब तक फ्लो करता है, जब तक, हाँ याद है, T2 T1, तुम लोग T2 बाई T1, हाँ T2 से T1 फ्लो करेगा, याद आ रहा है, कुछ गलतियां याद आ रही। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं बोल दूं कि भैया ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनिएगा, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सर इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या तुम इसका मीनिंग बता सकते हो? अगर ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सर सुनिएगा, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, एंड ध्यान सुनिएगा, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओ माय गॉड, कितना थर्मल इक्विलिब्रियम है भाई, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनना सर, ये देखिएगा जीरोथ लॉ करने जा रहे हैं गाइस आप लोग, बहुत बड़ा लॉ है, ध्यान से सुनना, इतना बड़ा लॉ एक बार में समझ में नहीं आता। अगर ए एंड बी थर्ड इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उसका टेम्परेचर बराबर, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन उस केस में हम लोग क्या लिख देंगे, देन वी कैन से दैट बी एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओ माय गॉड, मतलब आपको एक लाइन बोली जा रही है कि अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी का इक्विलिब्रियम होना ही चाहिए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, दिस इज द जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ये कहता है कि भैया अगर ए, सर ध्यान सुनिएगा, अगर ए, ये देख लो, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी एंड सी शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सर इतना बड़ा लॉ देख रहे हैं गाइस, इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट को भाई साहब हम यहीं पर छोड़ के आगे निकलेंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम में जब भी वर्ड यूज करे, हाँ इसको कंफ्यूज लोग कहां से करते हैं वो मैं बताता हूं तुमको, सुनना अपने पास। टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर, हीट फ्लो जीरो हो जाएगा, ये कहना चाहता है जीरोथ लॉ, ठीक है, इसीलिए इसका नंबरिंग जीरो से चालू किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर मतलब ये लॉ ना होता तो तुम शायद ये कभी समझ में नहीं पाते कि भाई साहब ऐसा भी कभी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ बस यहां पर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक रीजन है। एक्चुअली क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर इक्वल होना, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनिएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है ना बेटा, वो अलग चीज होती है। सर थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तुमको लगेगा अरे सर चैप्टर सेम है तो एक ही होता है, नहीं, इसीलिए ये लॉ पढ़ाया। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों में डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पता है कब बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं सर, जब तीन टाइप का इक्विलिब्रियम आए। कौन कौन सा, पहला तो तुमको पता ही है, जब तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटा तीन इक्विलिब्रियम जब एक साथ आता है तो बोलते हैं, मतलब जब टेम्परेचर इक्वल हो जाए, जब टेम्परेचर इक्वल हो जाए, जब टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम सेम हो जाए। सर टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बेटा तीन चीजें आती हैं, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये तीन इक्विलिब्रियम आते हैं तब जाके हम लोग बोलते हैं, मतलब मैकेनिकल मतलब टोटल नेट फोर्स कितना, जीरो। सर आप नेट फोर्स कितना हो गया आपका, जीरो, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन सर हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सर केमिकल इक्विलिब्रियम जब आपका रिएक्शन मूव ना कर रहा हो, मतलब नेट रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाए, तो रिएक्शन का ओवरऑल स्पीड कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटा इसको 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 इन तीनों को मिला दोगे तो बनता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं कि सर जहां पर थर्मल, मैकेनिकल, एक मैकेनिकल, केमिकल सारे टाइप के इक्विलिब्रियम मर्ज हो जाए उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि भैया ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, पक्का। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बड़ा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला। लोग जल्दी जल्दी में इसको बराबर कर लेते हैं, नहीं ऐसा मत कर देना। थर्मल इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक मीनिंग होता है, टेम्परेचर बराबर करना।
थर्मोडायनेमिक का मतलब ये तीनों एक साथ होने चाहिए। थर्मोडायनेमिक मतलब तीनों एक साथ, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम टुगेदर। ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम साथ में होंगे तभी हम लोग बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, तीनों एक साथ, तब जाके हम सिस्टम को बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ रहा। श्योर है जी? पक्का? चलिए, तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल, मैकेनिकल, अब तो इक्विलिब्रियम आ गया जी। क्या करें, ऐसे थोड़े ही ना होता। इतना खतरनाक खतरनाक लॉ पढ़ा जी, जीरोथ लॉ पढ़ लिया। अब तो सर दिमाग सर एकदम मतलब इंग्लिश में फन्ना रहा है सर, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है ना कि सर क्या बोले हम आपको। अब ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं हम लोग एकदम मतलब पसंद ही नहीं आती। देख रहे हैं सर? पक्का? चलिए, अब आइए एक छोटी सी बात और करेंगे हम आपके साथ। छोटी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है। अबे तो इंग्लिश का स्टेट बोला, क्या डिलीट किया? अबे इंग्लिश में लिखा था वही सेम चीज यार, ठीक है। तुमको क्या डिलीट कर दिया? वही इंग्लिश का सेम चीज है, उसको क्या दिखाता तुम्हें भी? हाँ, मतलब इसी को इंग्लिश में दिखा। एक मिनट गाइस, मैं दिखा देता। ओ भाई, ओ भाई, बोल रहा है सर आप डिलीट कर दिए। भाई साहब इतना तगड़ा कौन सा? अबे कहाँ गया? हाँ, ले ये ले। पढ़ पढ़ बना, पढ़ ले तो पढ़ ले। क्या डिलीट कर? पढ़ ले अम्बा, पढ़ पढ़। हाँ, डिलीट कर दिया। अबे भैया काम का नहीं था इसलिए भाई डिलीट कर दिया, अब जबरदस्ती का। अब ये देख, ले ले ये ले, मैकेनिकल केमिकल थर्मोडायनेमिक, क्या डिलीट है? ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब मतलब अभी के अभी मतलब। चलो, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? यही तो नहीं है सर, अंदर की ही तो बात नहीं है, अंदर की ही बात नहीं है, ठीक है। क्या ना, अंदर की तो बात दिक्कत सर, जानते हैं सर। मोटिवेशन बहुत हाई होता है सर। मोटिवेशन पता है कब तक हाई रहता है मेरा? जब तक मैं रील देखता रहता हूं। जैसे ही किताब लेके बैठता हूं ना सर, पता नहीं अंदर से कौन सा वायरस आता है, अटैक कर देता है सर। लगता है कि सो जाना ही ज्यादा, हाँ, ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखना अपने पास इंटरनल एनर्जी ही तो सर कमजोर होती है। इंटरनल एनर्जी अगर भाई साहब सब सही हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? इंटरनल एनर्जी को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड ई, यू एंड ई, और ई, सॉरी, और ई। सर आपकी मर्जी है, यू से रिप्रेजेंट करो, ई से रिप्रेजेंट करो, जिससे भी मन करना है। इंटरनल एनर्जी को बोलेगा ना तो भाई इंटरनल एनर्जी बड़ा मस्त इंसान है। क्यों? क्योंकि अंदर का एनर्जी, अंदर सर बहुत सारा इमोशन है सर। कभी मन करता है कि नीट फोड़ देंगे तो अगले साल ब्लॉग बनाएंगे, उसके अगले साल डॉक्टर बनेंगे, तो उसके बाद मतलब इलाज करेंगे, फिर लग पैसा कमाएंगे, फिर उसको घुमाएंगे, मतलब जो भी है ऐसा अलग अलग सब बहुत सारा टाइप का एनर्जी होता है ना अंदर, तभी तो पढ़ता है हमारा चिंटू। ऐसे थोड़ा, उसका उसका सपना है भाई, बहुत सारे सपने, बहुत सारे कैरेक्टर है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो सर इट इज सम ऑफ, इट इज सम ऑफ all types of energies of system। सर सारे टाइप के एनर्जी, मतलब याद रखना एनर्जी सिस्टम के अंदर का एनर्जी। अब इसमें बाहर का एनर्जी मत कर लेना, जैसे वो किससे अट्रैक्शन फील कर रहा है उसको मत अट्रैक्ट करो, काम अंदर ही अंदर जो चल रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल, अंदर ही अंदर। मतलब जैसे इसमें क्या करते हैं, एक इसमें क्या करते हैं कि सर इट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड भाई साहब, इसको बोलते हैं सर ये सब बाहर वाला यूज नहीं करना, इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल एनर्जी मत इंक्लूड कर देना। क्यों? अरे ये तो अर्थ लगा रहा है ना भाई, ग्रेविटेशनल एनर्जी तो अर्थ लगा रहा है, उसका नहीं है, वो तो अंदर का थोड़ी ना है। वो भैया अंदर ही अंदर जो सोच रहा है, अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है सर, अंदर ही अंदर देखो हमारा चिंटू क्या सोच रहा है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम का निकालने गए, सोच रहा है सर काइनेटिक एनर्जी तो है ही है ना, ऐसे लिख, काइनेटिक एनर्जी सर इतना तेज पढ़ेंगे ना, इतना तेज पढ़ेंगे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। पोटेंशियल तो हमारे अंदर बचपन से ही भरा पड़ा है,
हाँ, पोटेंशियल तो हमारे अंदर बचपन से ही पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भाई साहब देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सर, मोबाइल का एनर्जी भी है। वाइब्रेशनल एनर्जी सर, दिमाग हर टाइम सर एकदम कांपता रहता है, क्वेश्चन देखते ही कांपने लगते हैं सर। सर अलग अलग टाइप का एनर्जी जोड़ते चला जा, और कौन सा वाइब्रेशनल, अलग अलग टाइप की एनर्जी जोड़ ले। रोटेशनल एनर्जी सर, दिन रात सर ऊपर नीचे कूदता रहता है, रोटेशनल एनर्जी। अब अलग अलग टाइप की एनर्जी ऐसे जोड़ ले भाई, ठीक है। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी सिस्टम का। अब तुम्हें भी पता है, तो सिस्टम का ये बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता है जी? तुम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता है इसका? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आप निकाल सकते हैं? सर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि सर आप कभी भी हाँ, कभी ये ज्यादा, कभी वो कम, कभी वो ज्यादा। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये भैया हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते सर, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते सर, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाता, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सारी है भाई, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। रील वाली एनर्जी, उसको देखा तो एनर्जी, उसको नहीं देखा तो एनर्जी, अलग अलग है ना जी। कुछ लोग तो भाई, अब तो इंस्टाग्राम आ गया है, तो पहले के जमाने में लोग मूवीज वूवीज देखा, किसी के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता। आजकल तो वो भी नहीं करना, इंस्टाग्राम खोल के फोटो देख लो, बात खत्म। उसका व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लो, डीपी देख लो, ठीक है। और क्या क्या करे चिंटू, क्या रे क्या। चिंटू का तो आया हालत है कि जिसको, हाँ, जिसका व्हाट्सएप पे डीपी लगाना, डीपी देखने जाता है, उस पर भी लिखा होता है पढ़ ले चिंटू, ठीक है। हाँ, सोने की एनर्जी, एग्जैक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है सर, इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो ये क्या होता है? इट इज स्टेट फंक्शन। ओ माय गॉड, स्टेट फंक्शन का मतलब जी, स्टेट फंक्शन होता है, ये क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होगा? स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होगा? ये देख ले सर, ये देख लेना, ये देख। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? अगर ए से बी जा रहे हो, तुम इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ सर, ऐसे जाओ, कहीं से भी जाओ, ऐसे मतलब ऐसे 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 रेजिस्टेंस बना के जाओ सर, ऐसे घूम के जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, इन सब जगह भैया देखोगे 1 2 3 4 5। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होगा सर? आपको इंटरनल एनर्जी देखना है तो इसमें क्या देखोगे? डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने जाओगे तो यूबी माइनस यू देखना भाई, यही होगा ना, यू फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ऐसे ही निकालते हैं। तो भैया ये चेंज जो होगा सर, वो डेल्टा यू 1 का, 2 का, 3 का, सबका क्या होगा? इक्वल होगा क्या? 4 का, 5 का, सबका इक्वल होगा सर। ये इंटरनल एनर्जी सबका इक्वल होगा क्या? तो वही है, बी माइनस ए कर दो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है सर। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते से फर्क नहीं पड़ता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है सर, इंडिपेंडेंट। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एडिटिव होता है सर। एक्सटेंसिव मतलब याद है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एडिटिव इन नेचर, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिटिव इन नेचर होता है। पक्का पेजवा पलट दे, समझेगा जी? हाँ, रास्ते से फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपना चिंटू देखो, यकीन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, किसी से भी भाई सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी भी रास्ते से चला जाए। देख रहा है भाई, इसमें भी 2.0 बड़ा भूचाली बना दिया है मैंने यार। इससे कोई भी लेना देना नहीं, यकीन 3.0 इज गुड बैच यार। और क्या, हाँ, नहीं नहीं देख रहा है, 2.0 वाले में ज्यादा अप्स एंड डाउन आ गए, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार। देख रहा है, सिलेबस पहले करेगा ये सब, पाथ इंडिपेंडेंट हो रहा है सर। ये देखना, मुझे बोला गया है, एक बात बताओ, चलो ये देखना सर, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी ऐसे गए, ए टू बी ऐसे गए, इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज सर यूबी माइनस यूए होगा। अगर इसकी वैल्यू एक्स है
तो मुझे बस इतना बता दीजिए, ऐसे आएंगे अगर इसका इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यूए माइनस यूबी लिख सकते हैं, यूए माइनस यूबी लिख सकते हैं, और यूए माइनस यूबी लिखेंगे तो भैया क्या होगा सर, क्या होगा? आप प्रमोशन करते रहना चाहिए भैया, और क्या, और क्या। ठीक है। एकदम प्रमोशन हर बैच का करना चाहिए गाइस, यकीन रखिए, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज ए यकीन। ठीक है, अब 2.0 3.0 4.0 कौन सा है वो आप डिसाइड कर लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, ये कैसी, तो बताए ही नहीं आप। अरे भाई साहब, यूए माइनस यूबी को क्या लिख सकते हो, यू माइनस यूबी माइनस यूए लिख सकते हो। इसकी वैल्यू माइनस एक्स लिखेगा गाइस, ये माइनस एक्स होता है क्या? तो ए से बी भैया क्या होता है, ए से बी डेल्टा यू की वैल्यू यूबी माइनस यूए, यूए माइनस यूबी निकाल लेगा। सर माइनस एक्स आ रहा है, श्योर है। अब मैं यहीं पर एक बात लिख दूं, गड़बड़ा देगा क्या? क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन का वैल्यू एक्स, इसका टू, सर वन और टू का वैल्यू जोड़ दो दोनों का। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो किसी भी स्टेट फंक्शन का इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा साइक्लिक प्रोसेस में, जीरो। क्यों? क्योंकि सर जहां से चले वहीं घूम के पहुंच गए, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितने का आएगा, इंटरनल में चेंज कितने का आएगा बेटा, जीरो। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक मतलब समझ रहे, साइक्लिक मतलब ये नहीं साइकिल लेके चले, साइक्लिक मतलब यहां से चले और यहीं पर घूम के पहुंच गए। सर याद कीजिएगा, सर यहां पर चले, ए से चले, ए पे ही घूम के पहुंच गए, इनिशियल फाइनल सेम हो गया, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा। अब भैया इंटरनल एनर्जी में एक बात बताना चाहता हूं तुमको, इंटरनल एनर्जी में एक बात बताना चाहता हूं फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए देखोगे ना, तो इंटरनल एनर्जी अगर आइडियल गैस का निकालने जाओगे तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस बेटा शायद हम सब लोग जानते हैं, गैसेस दो टाइप की, एक आइडियल एक रियल। हम लोग आइडियल की बात ही करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में आइडियल ही है। आइडियल गैस में देखोगे तो आइडियल गैस बड़ा प्यारा सा है, उसको बोलता है कोई इंटरनल एनर्जी बताओ, तो बोला सर हमारा काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस का भैया देखेगा तो इसका वैल्यू देखेगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बेटा एक फिजिक्स में आपको मिलेगा 3/2 R इंटू टी मिलता है, R इंटू टी। अगर इसी को एन से डिवाइड कर देगा, एवोगाड्रो नंबर पर मोल निकाल देगा तो केटी आ जाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे अभी जाके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आइडियल गैस के लिए बेटा इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसीलिए सर चेंज इन आइडियल गैस का अगर निकालना है, चेंज इन आइडियल गैस निकालना है तो ये क्या हो जाता है सर, याद रखिएगा आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्योंकि सर ये सब कुछ क्या हो जाता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। हाँ भाई साहब, 3/2 केटी होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तब आता है जब वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना शुरू करते हैं। ये पर मोल है बेटा, ये जो होता है ये पर मोल निकालते हैं। अगर आप एक मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो R/Na करेंगे। फिजिक्स में 3/2 केटी आता है, केटी आता है मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केटी मतलब कुछ नहीं, पर मॉलिक्यूल अगर निकालेंगे तो पर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, अबे तू एक काम कर भाई, तू सीधा याद रख, तुझे ना आइडियल गैस के लिए बोला ये सब फॉर्मूला कब आया, मैं कह रहा हूं फिजिक्स को इसीलिए, हाँ फिजिक्स को तो छोड़ कोई बात नहीं, तो याद रख डेल्टा यू आइडियल गैस का डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मतलब डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल अगर तेरा इंक्रीज करेगा, याद रख, तो डेल्टा टी अगर इंक्रीज करेगा तो भैया इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की क्या होगी, तू छोड़ दे वो सब, वो कहां से आया, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी।
भाई अब जिसको फिजिक्स में इतना यार, यार 11th 12th पास हो यार, ऐसा मत बोलो यार, इतना ये सब तो भाई बहुत बेसिक सा था यार। ये फिजिक्स में और कुछ याद रहे ना रहे, ये दो चार फॉर्मूले तो याद ही रहते हैं। आरटी के बदले केटी होता है। यहां सिर्फ ये बता, आइडियल गैस के लिए बता रहा हूं, रियल गैस में ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तू लिख ले, ये लिख ले भाई, छोड़ तू, मेरी गलती, सारी माई बैड। डेल्टा टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो भैया डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये रख ले भाई, छोड़ तो वो सब। डेल्टा यू, आइडियल गैस का डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ाओगे नहीं बढ़ेगी, बात खत्म। यार सर सारे टाइप की एनर्जी होती है, मैंने कब मना किया, बस आइडियल गैस में हम किसको लेते हैं, आइडियल गैस में हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आइडियल गैस जो होता है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। क्यों? उनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर आप आइडियल गैस के बारे में जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो वहां पर ये बताया जाएगा, वहां पर सर डिराइव करते हैं, आपको पता है, आपको वहां पर डेरिवेशन होती है, ऐसे बॉक्स बना बना के ना डेरिवेशन होती है कि भैया हाँ 3 टाइप की स्पीड निकलती है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो वहां पर आती है। ठीक है, हाँ वहां पर ये सब आता है। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिएगा, आइडियल गैस का भैया 3/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी हो जाता है। तो भैया ये हमारा आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी का भैया जब भी आपसे बोला जाए, इंटरनल एनर्जी बहुत सिंपल सा स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पाथ इंडिपेंडेंट है। सर इंग्लिश में क्वेश्चन देता रहे, देखते रहे। एक बात बताओ, कौन हैप्पी एनिवर्सरी किसका हो गया एनिवर्सरी भाई? हमारा तो नहीं है। किस बात का एनिवर्सरी? एनी और वर्सरी दोनों हम किसी को नहीं जानते, ना हैप्पी को जानते हैं। ठीक है, चल। अब थ्योरी, हाँ थ्योरीटिक, हाँ वैसे थ्योरी है, चीजें हैं, चीजें हैं, स्टेट फंक्शन। एक तो हैप्पी बर्थडे लिख दो, हैप्पी एनिवर्सरी, किसका एनिवर्सरी, मेरा तो बताओ, किस बात का? ठीक है, अब मुझे भी तो खुश होने का मौका, किसका, मेरी, एकदम। मेरा ना बर्थडे है ना एनिवर्सरी, कुछ नहीं है भाई। इसे किस बात पे खुश रहूं, इसी बात पे, हाँ चलो, तुमने उसकी याद दिला दी, अब तो मुझे रोना आ गया हैप्पी एनिवर्सरी पे, उफ। हाँ बताओ, वो अगस्त का महीना, ठीक है, अब पढ़ ले। ठीक है, तो आइडियल गैस की बात कर रहा था कि आइडियल गैस में क्या होता है। इंग्लिश में भाई दिखा देता हूं, नहीं तो पता चला बोलेगा सर काहे डिलीट कर दिए, वही सब है भाई, वही सब है, ये इंग्लिश में लिखवाया हुआ है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। डिलीट कर दूं मालिक, मालिक डिलीट कर दूं ना? क्वेश्चन का आंसर निकाल, खाली फालतू का चीज करवाओ इन सबसे। इंटरनल एनर्जी निकालना है बेटे, एक लाइन का क्वेश्चन है, निकालो। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी कितना होगा? आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी भाई साहब 3/2 आर इंटू टी। टेम्परेचर बेटा 127 मत पुट कर देना, क्योंकि तुम पे पूरा भरोसा है मुझे। 3/2 आर इंटू डेल्टा, ये कितना हो गया बेटा 400, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सर 600 आर। अब ऑप्शन में जो बोलेगा, अगर जूल में बोलेगा तो जूल का वैल्यू पुट करेगा, सर जूल में बोलेगा जूल का वैल्यू पुट करेगा, कैलोरी बोलेगा कैलोरी की वैल्यू पुट करेगा, जो मन में आएगा वो पुट कर सकता है, जैसा ऑप्शन दिया हो वैसा निकाल देंगे। ठीक है, डन। 127 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 400 केल्विन, तो 600 आर आएगा, वो वैल्यू जितना निकाल रहा है। इंटरनल एनर्जी बेटा एक लाइन का क्वेश्चन, खटाखट कैलकुलेट करो, निकाल लो। आइडियल गैस में निकाल सकते बेटा, और किसी में नहीं निकाल सकते, आइडियल गैस में निकाला जा सकता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है बेटा, फटाफट एक एक लाइन का क्वेश्चन है, नोट्स में लिखते चलो आगे बढ़ते चलो। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, नोट्स में लिखते चलो आगे बढ़ते चलो, क्या होगा? सर एक बहुत प्यारा सा डाउट आया है कि आर क्या होता है। आर बेटा, आर जो है, एक बहुत पहले, सदियों पहले एक चचा थे, वो बैठे थे नदी किनारे, उन्होंने देखा कि ये गैस जा रही है,
ठीक है, किसी दोस्त ने गैस मतलब निकाला, वो जा रही थी, तो उन्होंने, हाँ, उन्होंने सोचा कि यार मैं इस गैस का क्या करूं, तो उन्होंने उस गैस को पढ़ डाला, और वहीं पर क्या हो गया, ठीक है, आर क्या होता, मतलब आर का सुनते ही भाई ऊपर ड्रिलिंग चालू कर दिया, बोला भाई भगाओ 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 इनको, छोड़ के, हाँ छोड़ के आगे निकलो। डेल्टा यू की बात कर रहा हूं, 3/2 R इंटू डेल्टा टी। सर आइडियल गैस में देख रहा है, सर ये कांस्टेंट होता है 3/2 R। सर यहां पर देखेगा, सर ये देख ले, अच्छा सॉरी सॉरी, अरे भाई 3 मोल का है, सारी 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 सारी, अरे यार 3 मोल्स का है बेटा, 3 मोल्स का है, तो यहां पर 3 × 3/2 R डेल्टा टी होगा, सारी सारी, अरे क्या यार, एकदम सर पे ही बजाएगा क्या ये। भाई तो मतलब, हाँ चल भाई, चल चल दे, अरे 3 मोल का है, तो ये 1 मोल, रुक जा भाई, चिंटू बोलेगा कैसे, सर ये फॉर 1 मोल, ये सब फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए लिखवाया था बेटा, ये सब फॉर 1 मोल लिख देता हूं, 1 मोल के लिए बोला था, तो 3 मोल के लिए बेटा क्या करना है, 3 टाइम्स कर देंगे, 3 मोल्स के लिए क्या करेंगे, शांत रहे यार, छोड़ रहा हूं बस 1 मिनट, कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 50, तो वो 9450 है। चल ओके गाइस, बाय बाय, ठीक है। बिल्डिंग से बिल्डिंग से आ गया है कॉल कि अब क्लास छोड़ दिया जाए, ठीक है, ताजमहल के ऊपर से, हाँ वो कॉल आ गया है कि क्लास को अब जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए, तो गाइस विदा लेते हैं, अब मिलेंगे कल, तब तक ये ताजमहल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ओके, एकदम एकदम भाई साहब, चलिए तो गाइस याद रखिएगा, आप अपनी ड्यूटी जरूर निभाइएगा, 1 मोल का पता चल गया है, 3 मोल का निभाइएगा, डीपीपी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा भाई साहब। कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क सब कुछ कराया जा चुका है, कल भैया बहुत शानदार सी बातें होंगी, कोशिश करना बेटा साथ में बैठ के फर्स्ट लॉ को एंजॉय करो भाई। जिन लोगों का भी अगर अब इस चैप्टर में अगर कोई बैकलॉग है, प्लीज मत कर यार, प्लीज अटेम्प्ट कर भाई, क्वेश्चंस कर, थ्योरी कर। ओके तो चलिए गाइस, सिस्टम से कॉल आ गया है कि जल्दी से जल्दी यकीन 2.0 वाला को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आज के लिए काफी बड़ा ब्लॉग हो चुका है, काफी सारी चीजें हो चुकी हैं, क्वेश्चंस जो शुरुआत में गलत हुए उनको जरूर फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, एंजॉय करो। कौन है